साथियों, आपने रिसेंट में अभी देखा होगा कि फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरू को संसद में विश्वास मत हारने के बाद 8 सितंबर 2025 को इस्तीफा देना पड़ा और उनके नेतृत्व में सरकार ने 44 यूरो बिलियन के बजट में कटौती करने की जो योजना बनाई थी, जिसे विपक्षी दलों ने अस्वीकार कर दिया। इस योजना में सार्वजनिक खर्च में भारी कटौती और करों में वृद्धि शामिल थी, जो आम जनता और विपक्षी दलों के लिए अस्वीकार्य थी। संसद में 364-194 के बहुमत से विश्वास मत गिरने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो हैं, इन्होंने इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के बाद आप सभी को पता है, एक साल के अंदर चौथी बार सरकार में आते हैं आपके सेबेस्टियन लेकोर्नो प्रधानमंत्री के रूप में, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं 9 सितंबर 2025 को। ये आपके चौथे नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं एक साल के अंदर चौथी बार। और अब ये जब आते हैं तो यहाँ पे एक नई न्यूज़ देखने को मिलती है, आपकी ज़्यूकमैन टैक्स। क्या है आखिर ये न्यूज़? ज़्यूकमैन टैक्स जो कि फ्रांस के अंदर लागू करने की बात करी जा रही है, जो कि 2% लागू करने की बात करी जा रही है। और आप सभी को मैं बता दूं, ये करेगा टारगेट अप्रोक्स 1800 आपके अल्ट्रा रिच पीपल, वो भी फ्रांस के। और क्या है पूरी ये न्यूज़, आइए समझते हैं पूरे विस्तार पूर्वक। स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथियों, आप सभी लोगों को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने का मैं प्रयास करता हूं। ज़्यूकमैन टैक्स एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो जो गैब्रियल ज़्यूकमैन है, ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं। अगर देखें, प्रेजेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो कि बार्कली यूएस के अंदर ये प्रोफेसर भी हैं, और वहां यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी से जुड़े हुए हैं। इनका रिसर्च मुख्य रूप से टैक्स चोरी, जिसको आप टैक्स इवेजन कहते हैं या फिर टैक्स हेवंस कहते हैं, या फिर जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है उसके ऊपर इनका पूरा ध्यान है। और ज़्यूकमैन को दुनिया भर में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने यह दिखाया कि अरबपति और बड़ी कंपनियां किस तरह टैक्स हेवन जैसे देशों, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, पनामा हो गया, कैमन आइलैंड हो गया, इसका इस्तेमाल करके टैक्स को चुकाने से बचती हैं। इसी के ऊपर इनका रिसर्च चल रहा है। और इन्होंने थॉमस पिकेटी जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रह चुके हैं, इनके साथ इन्होंने काम भी किया है, और द हिडन वेल्थ ऑफ नेशन, इनके ऊपर किताब भी लिखा है इन्होंने। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है आप सभी लोगों की। अब शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जो न्यूज़ है, आपका ज़्यूकमैन टैक्स जो मैंने नाम लिया, इसका नाम क्यों लिया, अब आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि इनका मेन मुद्दा है कि ये कहीं ना कहीं 2% का टैक्स लगना चाहिए। इसका नाम ज़्यूकमैन टैक्स लिया ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि ज़्यूकमैन टैक्स चाहते हैं कि ये अमीरों के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, वो भी वेल्थ टैक्स लगना चाहिए। वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स में क्या डिफरेंस है आगे हम समझेंगे भी। और वो भी उन लोगों के ऊपर लगना चाहिए जिनकी इनकम जो है 100 मिलियन यूरो से है, या फिर कहें 117 मिलियन डॉलर से ऊपर है, या फिर रुपए की भाषा में कहें तो अप्रोक्स 1000 करोड़ से अगर ऊपर है उनकी इनकम। आप सभी को बता दूं, इसका मानना है कि अप्रोक्स फ्रांस के 1800 से ऐसे रिचेस्ट हाउस होल्ड को ये जो 2% का वेल्थ टैक्स है ये प्रभावित कर रही होगी। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, यहाँ के फ्रांस के एक बहुत रिचेस्ट पर्सन हैं, आपके LVMH ग्रुप के CEO हैं, जिसका नाम है बेर्नार्ड अर्नोल्ट। और ये किसी टाइम पर पूरी दुनिया के रिचेस्ट पर्सन भी हुआ करते थे। इन्होंने पूरी तरीके से ये जो गैब्रियल ज़्यूकमैन टैक्स है, इनकी पूरी तरीके से अवहेलना की है, विरोध किया है, और कहा है कहीं ना कहीं इससे आपकी जो फ्रांस सरकार है इनको काफी नुकसान देखने को मिल सकता है, और फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उस पर हमला किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये 2% टैक्स बहुत ज्यादा नुकसान है। और जो यहाँ के अति वामपंथी कार्यकर्ता हैं, इस ज़्यूकमैन को प्रेरणा गैब्रियल ज़्यूकमैन को बताते हुए क्षमता वाला टैक्स बताया है। कहीं ना कहीं ये आपका एक तरीके से एक सपोर्ट में आए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसके अमीर जो अल्ट्रा रिच पर्सन हैं कहीं ना कहीं इसके
विरोध में भी आए हैं। पूरी न्यूज को हम समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, आप सभी लोगों को बता दूं, ज़ुकमैन फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं। इसके बारे में मैंने सारी चीजें आप सभी लोगों को बता ही दिया है कि कौन है ज़ुकमैन। अब देखिए, समझिए वेल्थ टैक्स होता क्या है, आसान से भाषा में समझिएगा। वेल्थ टैक्स का अगर हम देखिए, इनकम टैक्स क्या होता है, जब आप पूरी इनकम कमा ले रहे होते हैं, जब आप पूरी इनकम कमा लेते हैं, उसके बाद जो टैक्स लगता है प्रॉपर, जिसको आप पर्सनल इनकम बोलते हैं, उसको तो इनकम टैक्स बोलते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर जो है वो इनकम पर टैक्स लगता है, बात समझ में आ रही है। लेकिन जो वेल्थ टैक्स होता है, इसके अंदर जो होता है आपका रियल एस्टेट, जमीन जायदाद, मकान, विला, फार्म हाउस, शेयर्स में अगर पैसे लगे हैं, बिजनेस एसेट्स जो हैं, या फिर कोई भी कहीं किसी तरीके की प्राइवेट हिस्सेदारी है आपकी, कोई फाइनेंशियल एसेट है, चाहे वो बॉन्ड हो, बैंक डिपॉजिट हो, कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, या फिर कोई हेज फंड से, जितने भी आपकी पूरी वर्थ है, उस वर्थ में से बस आपका सिर्फ और सिर्फ जो लाइबिलिटीज हैं उसको हटा दी जाती है। उस लाइबिलिटीज को हटाने के बाद जो बच जाता है उसको बोलते हैं नेट वर्थ। और ये जो नेट वर्थ बच गया, इसी नेट वर्थ पे जब टैक्स लगाया जाता है, इसी को बोलते हैं वेल्थ टैक्स। आप सभी को बता दूं, ये वेल्थ टैक्स पर बात हो रही है 2% लगाने की। और ये जो 2% जब वेल्थ टैक्स लगाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इससे यहाँ के जो रिचेस्ट पर्सन है, इनको काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। और आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें हमारे भारत देश का क्या रोल है, क्या हमारे भारत देश के अंदर अभी कोई ऐसा नाम का टैक्स है क्या? बिल्कुल, हमारे भारत देश के अंदर एक समय पर था, जिसको आप कह सकते हैं 1957 का जो वेल्थ टैक्स एक्ट था 1957 का, उस समय था। लेकिन इसको 2015 में 2015 में इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। कारण इसके पीछे ये था, क्योंकि इसको वेल्थ टैक्स को लेने में जो रेवेन्यू होता था वो सरकार को उतना नहीं हो पाता था जितना उसको उम्मीद थी। और इस रेवेन्यू से ज्यादा सरकार को कलेक्ट करने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे, जो खर्चा था, वो ज्यादा हो जा रहा था। मतलब टैक्स को कलेक्ट करने में ज्यादा खर्चा होता था, लेकिन जो पैसा आता था टैक्स के थ्रू, रेवेन्यू के फॉर्म में, राजस्व के फॉर्म में सरकार के पास, वो कहीं ना कहीं बहुत कम आता था। तो इस वजह से सरकार ने इस टैक्स को हटा दिया। लेकिन इसके जगह पे दूसरे टैक्सेस लेकर आ गए, जिसमें आप सभी लोगों को बता दूं, आपने नाम सुना होगा सरचार्ज का, और आपने इसके साथ साथ नाम सुना होगा कैपिटल गेन टैक्स, सीजीटी का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये सब जो टैक्स लेकर आए गए, ये वेल्थ टैक्स को हटाकर ही लेकर आया गया था। तो ये न्यूज था आपके इंडिया के बारे में। लेकिन अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि ये जो टैक्स होते हैं, आपके वेल्थ टैक्स जो होते हैं, ये कितने तरीके के होते हैं। तो आप सभी ने जैसे कि स्टार्टिंग में देखा, मैंने आप सभी को बताया कि ये जो टैक्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा, एक है आपके पास नेट वेल्थ टैक्स, और एक है आपके पास लैंड वैल्यू टैक्स, एक है आपके पास इनहेरिटेंस टैक्स, और एक है अदर वेरिएशंस। नेट वेल्थ टैक्स तो मैंने समझा दिया कि वो जो आपके पास पूरी कुल संपत्ति है उस पर जो टैक्स लगता है, चाहे आपकी कोई विदेश में इन्वेस्टमेंट है, चाहे फिर वो आपका जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, या कहीं भी आपका इन्वेस्टमेंट है, सारी चीजों पे जो टैक्स लगाकर जो पूरी प्रॉपर्टी है आपके पास, कुल संपत्ति है, उस पे जो टैक्स लगा वो नेट वेल्थ टैक्स हुआ। लैंड वैल्यू टैक्स मतलब जो आपके पास जमीनें हैं, जो जमीन आपके पास है, अब जमीन के ऊपर जो मकान बनाए, उस मकान की वैल्यू नहीं, सिर्फ उस जमीन की जो वैल्यू है, उस जमीन के ऊपर जो टैक्स लगाएगा। क्योंकि आपको पता है जो जमीन होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो इस वजह से इसके ऊपर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाता है। जमीन की वैल्यू बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सरकार जब उससे टैक्स वसूलेगी तो टैक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसीलिए लैंड पर जो टैक्स लगाया जाता है वो लैंड वैल्यू टैक्स हुआ, क्योंकि ये भी संपत्ति का पार्ट होता है, इसलिए वेल्थ टैक्स के अंदर इसको काउंट करते हैं, वेल्थ के अंदर काउंट करते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स होता है जब कोई, जैसे कोई मर जाता है, कोई डेथ कर जाता है, डेथ करने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं उनके जो आने वाले जनरेशन है उनको दे दी जाती है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। और जो अदर वेरिएशंस है इसके अंदर, जैसे लग्जरियस सोशल टैक्स हो गए, अलग अलग तरीके के जो और बाकी टैक्सेस हैं वो इसके अंदर आ रहे होते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये कुछ अलग अलग तरीके के वेल्थ टैक्स होते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। नॉर्वे में आप सभी को मैं बता दूं, ये वेल्थ टैक्स 1892 से लागू है, और इसी तरीके से फ्रांस के अंदर वेल्थ टैक्स जो है वो 1992 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फिर इसको 2018 में हटा दिया गया था, लेकिन अभी दोबारा लाने की बात करी जा रही है। इसके अंदर अभी आपको फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा, इसको हटा के रियल इस्टेट टैक्स लेकर आया गया था। समझ रहे बात, रियल इस्टेट टैक्स लेकर आया गया था। और स्पेन के अंदर 1977 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन 2008 में हटा दिया गया था। और इसी तरीके
तरीके से अमेरिका के अंदर जो है अभी कुछ सालों के बीच में जो है वेल्थ टैक्स रहा था, बट फिर भी इसको अभी पूरी ना के बराबर मानते हैं अमेरिका के अंदर भी। तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि वेल्थ टैक्स जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, ये बात सच है कि सरकार के लिए एक आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार के लिए तो स्रोत बनता है, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके लिए हतोत्साहित का काम करता है। जैसे कहते हैं ना कि मतलब जो देश के लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप जो कर रहे होते हैं उनको कहीं ना कहीं हतोत्साहित कर देता है कि यार अब इतना टैक्स देना पड़ेगा तो क्यों ही फालतू में इतना बिजनेस ओपन करना, हम क्यों इतना रोजगार दें। समझ रहे हैं बात? तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर आपके फ्रांस के अंदर हो रहा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और समझने का अगर प्रयास करें तो आप सभी को मैं बता दूं, ये 2% का जो एनुअल टैक्स है ये आपका उनके ऊपर लगाने की बात करी जा रही है, वेल्थ टैक्स, जो कि जिनकी आपकी वर्थ है, नेट वर्थ 100 मिलियन यूरो से ऊपर है। अप्रोक्स अगर देखें तो 118 मिलियन डॉलर के ऊपर। ठीक है, और आप सभी को बता दूं इसमें अगर हम देखें, सरकार अगर ये अभी लागू नहीं हुआ, अभी लागू करने की बात की जा रही है। अभी लोअर हाउस में इसको पास कर दिया है, लेकिन अभी अपर हाउस में इसको पास करना बाकी रह गया, मतलब सीनेट के अंदर पास करना रह गया है। आप सभी को मैं बता दूं, अगर ये टैक्स लागू कर दिया जाता है तो फ्रांस सरकार के अंदर अप्रोक्स 20 बिलियन यूरो जो है वो सालाना सरकार के लिए राजस्व का पार्ट बनेगा। आप सभी को याद हो कि आपका 2008 के पहले जो फ्रांस सरकार थी, जो फ्रांस सरकार के अंदर 2008 के पहले 90% जो है वो कहीं ना कहीं डेट था। क्या था? 90% डेट था पूरे जीडीपी का, याद हो आप सभी लोगों को। और फिर ये कोरोना में तो ये 114% बढ़ गया था। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के इसके पीछे मेन कारण ही यही था कि फ्रांस सरकार जो थी वो जो अमीर लोग थे उनको टैक्स में छूट बहुत ज्यादा देती थी, बहुत ज्यादा कंसेशंस देती थी, सब्सिडी देती थी, और कहीं ना कहीं खर्चे ज्यादा करती थी, और टैक्स जो है वो बहुत कम आता था आपके फ्रांस सरकार के ऊपर। इसके वजह से जीडीपी का जो डेट है, जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता गया। और यही कारण था कि सरकार जो है, सरकार के पास पैसे जो है वो कम होने लगे, मतलब रेवेन्यू जो है, राजस्व जो है वो कम होने लगा और खर्चे ज्यादा होने लगे। और वही कारण की वजह से अभी बीच में जिसकी मैं बात कर रहा था अभी लकुन्नू की, सॉरी, जो अभी प्रधानमंत्री हटाए गए थे उनकी जब मैं बात कर रहा था, तो इसके पीछे कारण ही यही था कि उन्होंने लास्ट में उनको कट करना पड़ा था इसी वजह से, क्योंकि सरकार के पास उतना पैसा था ही नहीं जो इस बेसिक जो नीड्स थी फ्रांस सरकार की, जो फ्रांस जनता की, उस बेसिक नीड्स के ऊपर जो खर्चा था सरकार का वो भी कहीं ना कहीं कम करना पड़ रहा था, और कट किया था 44 यूरो मिलियन का। आप सभी लोग बिलियन का, सॉरी, मैंने समझाया हुआ था आप सभी लोगों का, ये भी सेशन मैंने कवर किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये विचारधारा जो है सबसे पहले ब्राजील ने 2024 में G20 शिखर सम्मेलन में रखा था, और इसके बाद फ्रांस, स्पेन, साउथ अफ्रीका ने समर्थन भी किया इसका, और जबकि अमेरिका ने पूरी तरीके से इसका विरोध किया था। आप सभी लोगों को ये सारी चीजें मैंने समझा दिया, लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों बिलियनर्स के ऊपर ही लगाया जा रहा है। देखो भैया, जूकमैन जो है वो मानते हैं ऐसा कि जो जूकमैन कहते हैं कि भैया जो अरबपति है ना, ये जितने भी अरबपति हैं, ये लोग क्या करते हैं, टैक्स को बचाने का प्रयास करते हैं। इनके पास पैसा तो बहुत है, और ये कानूनी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन उतना अच्छा है नहीं हमारे देश में, ऐसा मानते हैं। इस वजह से ये टैक्स का पूरा फायदा उठाते हैं, और वरिष्ठ जो अधिकारी हैं इसकी तुलना में ज्यादा टैक्स भरते हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब जो वहां के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ज्यादा टैक्स भरते हैं, लेकिन यही करोड़पति लोग, अरबपति लोग टैक्स कहीं ना कहीं कम भर रहे होते हैं। तो आप समझ रहे हैं। और एक रिपोर्ट इनकी बताई गई थी 2024 की, कि ग्लोबल टैक्स इन्वेजन की रिपोर्ट ने इसकी पूरी तरीके से कंफर्मेशन भी करी थी कि हाँ, ये बात सच है जो जूकमैन कह रहे हैं इस बात को। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक मिनिमम रेट ऑफ टैक्स जो है इन जो अरबपति हैं, जो ये बिलियनर्स हैं, इनके ऊपर लगाना चाहिए, और वो है अप्रोक्स 2%। जितनी भी इनकी कुल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अगर टैक्स को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे किसी भी प्रकार के और भी इन्वेस्टमेंट पे हो, शेयर पे हो, जितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, अगर वो 2% तक है, अगर वो 2% तक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 2% से कम है तो उसको किसी भी तरीके से सरकार को 2% कहीं ना कहीं करके देना पड़ेगा। मतलब ये लागू भी नहीं हुआ है, लागू जब हो जाएगा तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं जो अरबपति हैं इस पर और भी टैक्स का जो लाभ उठाते थे, ये कहीं ना कहीं टैक्स का लाभ कम उठा पाएंगे, और
इससे जो वहां के रह रहे लोग हैं, जो वेल्थ के अंदर वहां पे जो धन की जो इनइक्वालिटी है, जो वेल्थ इनइक्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं कम हो पाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है पब्लिक का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है वहां के जो फ्रांस सरकार के पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अभी आपने देखा कि नेपाल के जेंजीज के बाद जो है आपके जो वहां के फ्रांस के पब्लिक है वो रोड पे आई, काफी विरोध किया सरकार का। जब आपके जो पब्लिक की बेसिक एक्सपेंसेस उसके अंदर जब कट किया गया था, तो कहीं ना कहीं अब इसमें हम देखते हैं जब अगर इसको लागू किया जाता है तो पब्लिक का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई अप्रोक्स 86% जो है फ्रेंच सिटीजन्स वो पूरी तरीके से इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी जान लीजिए, आपकी जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है, इनकी जो पार्टी है रेनेसेंस पार्टी, इन्हीं के ही लोगों में से अप्रोक्स 92% मेंबर इसी आपके टैक्स को सपोर्ट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस टैक्स को बाकी के जो मतलब जो प्रेसिडेंट की खुद की पार्टी 92% जनता उसको सपोर्ट करती है। पॉलिटिकली देखिए तो लेफ्ट और सोशलिस्ट पार्टी, लेफ्ट आप सभी को पता है वामपंथी और जो वहां की सामाजिक पार्टी है, अगर हम इसकी बात करें, ये कहीं ना कहीं बोलते हैं कि भैया इस बजट को पारित करने की शर्त के रूप में इसे जरूरी बताया है कि करना ही चाहिए। क्योंकि आप सभी को बता दूं वामपंथी और जो समाजवादी पार्टी है उनका मेन एम ही यही है कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो निजी, जो बहुत मतलब आप समझिए कि जो उतना प्रिविलेजेस जिनको नहीं मिल पा रही है, जिनके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है लेकिन उनकी उतनी इनकम नहीं है, उनको वो फैसिलिटी मिल पाएगी, वो इनइक्वालिटी जो है वो कम हो पाएगी। तो ये लोग भी इसमें सपोर्ट में हैं। और प्रधानमंत्री सेबेस्टियन को कहा है, जो लकर्नो है, इनको कहा है कि भैया इसको 7 अक्टूबर की बजट समय सीमा से पहले इसे शामिल अगर नहीं करते भैया तो तुम भी यहां से निकलो। तो मतलब अगर ये सेबेस्टियन लकोर्नो को हटा दिया जाता है, मतलब अगर ये पारित नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं सेबेस्टियन लकोर्नो को भी अविश्वास प्रस्ताव के तहत इनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। और आप ये अगर हटाए जाते हैं तो ये 1 साल के अंदर किसी सरकार के अंदर, फ्रांस सरकार के अंदर चौथे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया जाएगा। आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना है। अच्छा, आप सभी को ये भी बता दूं, आखिर विवाद किस बात का है, क्या विवाद, अगर इसको लगा दिया जाता है तो क्या होगा। इसका देखिए एक बात का ये भी विवाद माना जा रहा है कि जो जुकमन और फ्रांस के आर्थिक विश्लेषण है, इससे अनुमान है कि भाई जो कैपिटल फ्लाइट का रिस्क है। कैपिटल फ्लाइट का मतलब होता है कि जो हमारे देश के लोग हैं, मतलब जो फ्रांस के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं देश को छोड़ के जा सकते हैं और अपना पैसा किसी विदेशी कंपनी या फिर कहीं और जाके निवेश करेंगे या देश छोड़ सकते हैं, ऐसा मानना है। क्योंकि अगर आप इनसे ज्यादा टैक्स लेंगे तो यहाँ के सिटीजनशिप छोड़ देंगे। जैसे हमारे देश में अगर टैक्स ज्यादा वसूलते हैं तो कितने लाखों लोग हैं हमारे देश को छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं, दुबई में, सिंगापुर जैसे जगह जा रहे हैं और अपने पैसे वहां लगा रहे हैं और सिटीजनशिप यहाँ के छोड़ रहे हैं। तो ऐसे यहाँ के लोग भी कर सकते हैं, ऐसा यहाँ इनका मानना है। लेकिन इन्हीं की जो जुकमन और फ्रांस काउंसिल की इकोनॉमिक एनालिसिस के जो एक एस्टिमेशन है, ये कहते हैं कि अप्रोक्स 0.03% ही सिर्फ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल्स हैं ये एक्चुअल में लीव करेंगे देश। मतलब पूरी तरीके से नेग्लिजिबल है, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि कोई भी छोड़कर ऐसा कुछ जाएगा नहीं, ऐसा इनका मानना है। आप सभी को बता दूं ये किया क्यों जा रहा है। आप सभी को मैंने भी समझाया था ना कि फ्रांस के अंदर एक्चुअल में ये डेट क्राइसिस आया था पहले भी। आप सभी को याद हो मैंने बताया कि 2008 से पहले आपको मैंने बताया था कि जीडीपी का 90% जो है वो डेट था फ्रांस के ऊपर, मतलब कर्ज था। अगर जीडीपी 100 रुपए है पूरे देश की तो उसमें से 90 रुपए जो है वो पूरा कर्ज का पैसा है। और इसी तरीके से कोरोना के टाइम पर आप सभी को मैंने बताया कि 2020 में 114% हो गया था और इसके बाद 2022 में तो ये और भी ज्यादा क्राइसिस बढ़ गया जब आपके रशिया के द्वारा पूरी तरीके से गैस पाइपलाइन को कट कर दिया गया और जब ये ग्लोबल इंटरेस्ट रेट को पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया और एनर्जी क्राइसिस जब 2022 के अंदर आई तो इसके वजह से फ्रांस के अंदर ये और भी ज्यादा डेट क्राइसिस बढ़ता गया, जिसके वजह से ये सारे एक्शंस फ्रांस को लेने पड़े। देश का घाटा अगर आप सभी लोगों को बता दो, फ्रांस का अप्रोक्स 5.8% है, जो कि आपकी यूरोपियन यूनियन की बात करें तो सिर्फ 3% मानती है कि मतलब 3% से अगर घाटा है तो मतलब एक सीमा समय सही है, मतलब सीमित है। 3% से अगर किसी भी देश आपके यूरोपियन यूनियन जो भी इसके अंदर कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन मानती है कि अगर 3% से ज्यादा घाटा किसी भी अगर देश का होता है तो कहीं ना कहीं वो
काफी ज्यादा डेंजरस है। और आपको बता दो फ्रांस का 5.8% है, तो कहीं ना कहीं एक डेंजर लाइन में है। और इसी तरीके से आपको मैं बता दूं 43.8% पूरे जीडीपी का सरकार को सिर्फ टैक्स के रूप में कलेक्ट होता है, और सरकार इसके बदले 57% पूरा खर्चा करती है। मतलब सरकार के पास अगर 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में से 43 रुपए पूरा सिर्फ जीडीपी का आता है, और इसमें से 57 रुपए जो है पूरे जीडीपी का वो खर्च कर देती है आपकी किस पर, वो भी डिफेंस सेक्टर में और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, नौकरशाही में, एडमिनिस्ट्रेशन में। और यह साल का ब्याज भुगतान करती है सिर्फ आपको मैं बता दूं 67 बिलियन यूरो। 67 बिलियन यूरो सिर्फ ये सोचो कि साल का ब्याज भरती है। तो कहीं ना कहीं कोई भी देश के ऊपर अगर इतना बड़ा दबाव होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कर्ज में तो डूबेगा ही डूबेगा, और ऐसे एक्शंस लेना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, और आप सभी को बता दो मैक्रो द्वारा जो व्यवसायी हैं इनको मैंने भी स्टार्टिंग में बताया कि ये शुरुआत से ही अप्रोक्स ये टैक्स में कटौती करते रहे। जो वहां के अमीर लोग हैं उनसे वो टैक्स वसूलते नहीं थे, और फ्रांस को हर साल 50 बिलियन यूरो का इसके वजह से नुकसान होता था, जिसके जो टैक्स नहीं लेते थे अमीर लोगों से, जो आपके मैक्रोन भाई साहब हैं, है ना। तो आप सभी को बता दो जुलाई का जो 2025 था इसमें देश की ऑडिट संस्था ने इस बात को बताया था कि देश को 50 बिलियन यूरो का इसके वजह से नुकसान होता था, जो इतनी ज्यादा हम कटौती करते हैं, जो मैक्रोन भाई साहब इतना कटौती करते थे, जो टैक्स नहीं लेते थे यहाँ के अमीरों से। तो कहीं ना कहीं फ्रांस अब दोनों एक विकल्प में फंस गया, दो विकल्पों में फंस चुका है कि भैया देखो अगर ज्यादा टैक्स लगा देती है, मतलब ये 2% जो वेल्थ टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये टैक्स ज्यादा लगा देती है तो कहीं ना कहीं इससे जो इलाइट ग्रुप है, जो अमीरों लोगों का ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं इसको विरोध करेंगे। भैया समझ रहे हैं, अगर कटौती करती है, सॉरी अगर खर्च में कटौती करती है तो खर्च में अगर कटौती करेंगे तो आपने देखा किस तरीके से फ्रांस के लोगों ने ही वहां पे विरोध किया, फ्रांस की जनता आई और उस पे विरोध किया। और अगर इसी तरीके से अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्स लगा देते हैं, मतलब जैसे अभी वेल्थ टैक्स की बात कर रहा हूं, तो यहाँ के जो इलाइट ग्रुप है, जो अल्ट्रा रिच ग्रुप है, अब इसको ये प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं कि भैया इस टैक्स को क्यों लगाना, हमसे इतना टैक्स क्यों वसूलना। तो भैया फ्रांस सरकार भैया दो के इसमें फंस चुकी है पूरी तरीके से, आपको यहाँ पे मैं समझा दूं। क्लियर है आप सभी लोगों को? उम्मीद करता हूं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और इसके बीच में फ्रांस सरकार के पास अब एक ही रास्ता है कि कहीं ना कहीं ये जो 2% टैक्स लगाने की बात की जा रही है इनके ऊपर, ये लगाया जाए, क्योंकि सरकार के पास जब तक रेवेन्यू नहीं होगा अपने खर्चे को कैसे मैनेज करेगी। तो सरकार के पास राजस्व होगा तभी अपने खर्चे को मैनेज कर पाएगी, और इससे कहीं ना कहीं सरकार के पास, फ्रांस सरकार के पास 20 बिलियन यूरो इकट्ठा कर पाएगा, जो कि आम वहां के जो नागरिक हैं उन पर भी बोझ कम पड़ेगा टैक्स का, और उनके ऊपर जो खर्च करना चाह रही है सरकार वो खर्च कर सकेगी, उनके खर्चों में कटौती नहीं कर सकेगी, और वहां की जनता भी खुश रहेगी और फ्रांस सरकार भी खुश रहेगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पे फ्रांस सरकार की जो जनता, फ्रांस की जो जनता है वो रोड पर आई है, इस तरीके से पूरा ये चल पाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी भी अमेजिंग वीडियो पे, जो भी ऐसे अपडेट आप सभी के लिए आते रहेंगे आप सभी को हम बताते रहेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं कि आप सभी को मिल जाए ये सारा पीडीएफ, तो आप सभी लोग अभिषेक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कौन सा? अभिषेक सर ऑफिशियल। आप सभी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अभिषेक सर ऑफिशियल। ठीक है बेटा, ये पीडीएफ आपको वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, अभिषेक सर ऑफिशियल। ठीक है, और डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, आप सभी लोग डेली करंट अफेयर के लिए आप सभी लोग जुड़ जाइएगा जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।